What was that intuition जिसने आपको बोला अब छोड़ दो इंडस्ट्री, जब आप अपने पीक पे थे? या द मोमेंटम वाज हाई? आई एम कमिंग बैक टू दैट, प्यार तो होनी था। आपका वॉइस डब किया गया था। तो दैट वाज वन स्मॉल लिटिल ट्रिगर। और जब ये देखा मैंने, ये पॉलिटिक्स देखा है, जब ये जो मेरे साथ जो हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये अभी नहीं करना है। और जब आप अजय से मुलाकात करते हो सामने, कैसा वाइब रहता है आपका उनके साथ? बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि अन्याय होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। कभी किसी को झाड़ा है जब अन्याय हुआ है आपके साथ? खास करके टीवी में जो एटीट्यूड है कि एक्टर्स को आप एज अ कमोडिटी यूज करते हो। बहुत बहुत फ्लैक मिला उस फिल्म के लिए, ओम राउत को, प्रोड्यूसर्स को, लोगों को लगा ये क्या दिखाया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको देखना तो देखो, नहीं देखना तो, आज मेरी फिलॉसफी है। यू स्टैंड बाय व्हाट ओम राउत जी ने बनाया था ऑफ आदि पुरुष। 10,000%। जहां पर आलिया भट्ट ने क्वेश्चन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कन्यादान एंड टॉक्स अबाउट कन्यामान, और आप बिंदास खड़े हो गए, और आप, क्योंकि उनको बहुत ट्रोलिंग की जा रही थी उस वक्त वो कैंपेन के लिए, एंड यू स्टूड अप। तो एज अ प्रोफेशनल शी डिड व्हाट शी डिड। लेकिन हजारों लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, बोला कि तुम होते कौन हो, कि साइंस, तुम क्या डॉक्टर हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि वैक्सीन गलत है। तो माने लिटरली एक रूम में आप लोग रहते थे, 4 लोग, और एक मील का भी प्रॉब्लम होता था। बाहुबली की शूटिंग 2 साल की, उसमें एक्चुअल में मेरा मेन रोल था। आई वाज प्लेइंग सोमदेवा। 2 साल शूटिंग हुई हैदराबाद में, और 2 साल शूटिंग के बाद जब नेटफ्लिक्स ने वो शो देखा, नेटफ्लिक्स इन ऑल इट्स डिवाइन विजडम एंड इंटेलिजेंस डिसाइडेड टू स्क्रैप द शो। तो बिकॉज आप बाहुबली के लिए शूट कर रहे थे, आपने साहो छोड़ दिया। Kawai Cosmetics Perfume for Kids presents the Siddharth Karan Show. सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली, आई रिमेंबर दैट सॉन्ग। वो गाना कम से कम 6 महीने के लिए नंबर 1 पे था ऑन एवरी टीवी चैनल। इन्होंने डेब्यू किया विद अ फिल्म कॉल्ड यश। एक्टर है, स्पिरिचुअल गुरु है, योगा गुरु है। विजय आनंद, कैसे हैं आप? थैंक यू सिद्धार्थ। गुड टू सी यू भाई, गुड टू सी यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। उतने ही अभी सॉलिड, उतने ही हैंडसम लग रहे हैं जैसे पहले थे। इनफैक्ट ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। डू यू गेट टू हियर दैट वेरी ऑफन? या आई डू। हाँ, यू डू। हाँ, तो फ्लैशबैक चलते हैं। आई लव फ्लैशबैक मोमेंट्स, क्योंकि मेरे साथ क्या था, मेरी जिंदगी मेरे सामने आती है। 1995 में यू बिकेम द फेस, एक मैगजीन था और है फेमिना करके, जिन्होंने आपको डिक्लेयर किया एज द फेस ऑफ इंडिया। हाँ, वो कैसे हुआ? तो मैं मॉडलिंग करता था, और मज़े की बात यह है कि जो मैं बिलीव करता हूँ लाइफ में, मेरी एक फ़िलॉसफी है कि अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा सही है तो आपने जैसे ही नॉक किया खुल जाता है, और जो दरवाज़ा सही नहीं है उसको आप नॉक करो, लात मारो, कुछ भी करो, वो आप कुछ भी करो, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से लाइफ में, बिजनेस, रिलेशनशिप्स में, हर जगह ये फ़िलॉसफी यूज़ करता हूँ। मॉडलिंग के लिए ऐसा हुआ कि मैंने एक फ़ोटो सेशन किया विद महेश पेंटर, दिस फोटोग्राफर, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो फ़ोटोज़ सूख रहे थे। उन दिनों डिजिटल नहीं होता था, वो फ़ोटोज़ रेड रूम में सूखते थे पहले, उनकी द प्रिंट्स, और वो सूखे भी नहीं थे, और आई गॉट कास्टेड फॉर कैडबरीज 5 स्टार। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 3 बड़े बड़े कैंपेन मिले। आई डिड रेमंड्स, आई डिड चिकलेट्स, आई डिड सब मिला के आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने 400 ऐड किए हैं। और जैसे ही शुरुआत हुई, जिस तरह से काम मिलना शुरू हुआ, तो फेमिना सॉ माई वर्क, दे सॉ माई फोटोग्राफ्स, एंड देन दे कॉल मी अप, दे सेड वी वांट टू फीचर यू एज द फेस ऑफ 1995 और व्हाटएवर दैट ईयर वाज। आई सेड श्योर। सो दैट्स हाउ आई वाज ऑन द कवर ऑफ फेमिना। पर हमेशा बचपन से ही कीड़ा था एक्टिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि मैं जब स्कूल जाता था तो सडनली कोई गाड़ी रुक गई, गाड़ी में से कोई आदमी आया, बेटा आपको मॉडलिंग करनी है?
नहीं 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 करनी। फिर तो ट्रेन में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं चर्च गेट, किधर किसी काम से जा रहे हैं, तो कोई आदमी आके बोलेगा ये मेरा कार्ड है, मैं एड एजेंसी में हूँ, लिंटा से हूँ, आपको मॉडलिंग करनी है? नहीं 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 करनी है। तो फिर एक दिन मेरे चाचा के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, उनके साथ हम लोग ऐसे डिनर लेके बैठे, तो मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे होता है वैसे। आई वॉज यंग, 14, 15, 16 साल का। तो बोला बेटा तेरे को पढ़ाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? मैंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो बोला तू 12वीं भी तूने पास मर मर के की है, तो आगे भी नहीं पढ़ना है। You don't come from a family of entitlement. Like you're not going to get anything from your father. ना बाप से कुछ मिलना है, ना परदादा से कुछ मिलना है, तेरे को एजुकेशन भी नहीं करनी। लोग मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए मरते हैं, और तेरे को क्या है तेरे सर में कि तू उनको ना बोल रहा है? तो मेरे को सडनली स्ट्राइक हो, मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो आ रही है सामने से, और मैं उसको घड़ी घड़ी नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके महेश पेंटर के पास गया, उसके पास फ़ोटो सेशन की, और उसके बाद तो जो शुरू हुई मेरी लाइफ एकदम अलग ही। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि जो दरवाज़ा आपके लिए होता है उसको आप जैसे ही टच करोगे वो खुल जाएगा। तो मॉडलिंग का दरवाज़ा और एक्टिंग का दरवाज़ा मेरे लिए ऐसा ही था। तो उसके बाद यश 1995 सुबह सुबह जब खिड़की खोले, वो गाना नंबर 1 था हर चैनल पर। मुझे याद है मैं लखनऊ में था, मैं शायद 16 साल का था, और हम लोग वेट करते थे क्योंकि काउंटडाउन में बोलते थे नंबर 1 पे कौन सा गाना होगा, कौन सा गाना, और हमें मालूम था ये आपका गाना था। तो हम लोग वेट करते थे, पूरा शो देखते थे आपके गाने के लिए। यश पिक्चर कैसे मिली आपको? तो मॉडलिंग करते करते कहीं पे टेलीविज़न सीरीज़ और एक बहुत बड़ा शो हुआ था उस वक्त जिसका नाम था आसमान से आगे। वो टीवी शो तो बोलते थे, लेकिन एक्चुअली जो उसका बजट था, जो उसकी स्टारकास्ट थी, वो ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म था। तो उसमें जब मेरे को मेन रोल मिला तो ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स आने शुरू हुए। 1-2 ऑफर्स मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने ना बोल दिया। लेकिन फिर जब यश अल्ट्रा फिल्म्स और शरद शरण जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जब मेरे को पूरा गाने सुनाए, मेरे को रोल समझाया, बोला टाइटल रोल है, तो बोला ये दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो वो किया मैंने। एंड आई एम रियली ग्लैड, इट वाज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट आई हैव डन। इनफैक्ट जब वो गाना हिट हुआ था इतना, तो आप जहां पे भी जाते थे लोग गाते थे आपके सामने गाना। मैं कोई भी नाइट क्लब में चाहूँ, इंडिया में, दिल्ली होए या कलकत्ता होए, इफ मतलब अगले 10 साल तक इफ़ आई एंटर एनी नाइट क्लब, वो गाना बजाते थे। इट वाज सच अ फेमस सॉन्ग। वो और एक सुबह सुबह जब खिड़की खोले और यारो ना जाने मुझे क्या हो गया, 2 गाने। जी। या तो इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। नहीं, बट ऑब्वियसली वो शो जो था वो बड़ा शो था, बट ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ यू बिकमिंग द नेम कब हुआ? वो टीवी शो की वजह से हुआ या यश की वजह से हुआ? प्यार तो होना ही था की वजह से हुआ। उसकी वजह से हुआ। दैट वाज द बिग वन। हाँ, दैट इज द बिग, बिकॉज प्यार तो होना ही था, अजय देवगन, काजोल, I was playing Kajol's boyfriend, and that film became like a silver jubilee at that time. और उसकी वजह से जो एक यश, जो एक फेम जिसको बोलते हैं, वो उसकी उस फिल्म की वजह से ज़्यादा मिला। बट मैं सरप्राइज्ड हूँ, यश गाने हर जगह थे, आप सोलो लीड थे यश में। ऑब्वियसली प्यार तो होना ही था में था नहीं, क्या था वो, प्यार तो होना ही टा, है ना? रेमो जी कहते थे टा, प्यार तो होना ही टा, ठीक है। तो उसमें तो काजोल, अजय देवगन, ऑब्वियसली बिगर नेम्स, बट वो एड्यूलेशन आपको मिला भी था ना यश से। यू बिकेम अ नेम, पीपल नो कि यू हैड अराइव्ड, है ना? दैट दे न्यू बिकॉज ऑफ माई मॉडलिंग ऑल्सो। मॉडलिंग में भी आई मीन, आप एक ज़माना था जब आप टीवी ऑन करिए तो एक ही सीरियल जो आप देख रहे हैं उसमें मेरे 3 अलग अलग ऐड आएंगे। क्लोजअप का भी आएगा, चिकलेट का भी आएगा, रेमंड का भी आएगा। ऐसी एक ही, मतलब इतना मैंने मॉडलिंग किया उस टाइम पे, तो नाम तो था ही, व्हाटएवर दैट वाज। बॉम्बे टाइम्स में आते रहते थे, फिर फेमिना, स्टारडस्ट, जो भी है, तो इट्स ओके। आई सॉ फेम फ्रॉम बोथ साइड। वाओ। प्यार तो होना ही टा, आई लव सेइंग दैट, क्योंकि हम लोग डिस्कशन होते थे उस टाइम पे, रिमेंबर कि ये टा क्यों रखा है टा, बट एनीवे इट हैज इट्स क्यूट मोमेंट्स इन दैट टू। आपने क्विट कर दिया एक्टिंग उसके बाद, इज दैट ट्रू? या व्हाट वेंट रॉन्ग? सो आई एम अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। मतलब लोग बोलते हैं कि आपने अपनी लाइफ इतनी अच्छी तरह से जी है, आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, एज एन आर्ट डीलर, एज अ योगा टीचर। अभी योगा भी अगर आप इफ़ यू सी योगा ऑल्सो, आई एम टीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द बिगेस्ट योगा फेस्टिवल, द बिगेस्ट इवेंट। तो बोले ये कैसे कर लिया आपने इतना सब?
मेरा सबसे बड़ी रीज़न जो मैं एट्रीब्यूट करता हूँ कि वाई आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैव अचीव्ड, वट एवर यू थिंक इज सो ग्रेट अबाउट व्हाट आई हैव अचीव्ड, इज ओनली बिकॉज ऑफ माई फेथ इन माई ओन गुडनेस एंड माई इंट्यूशन। जो एक इंट्यूशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपका एक सिक्स सेंस होता है, आपको बोलता है ये करो वो करो। एक सूफी में कहानी है जिसमें वो पूरी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, ओशो ने बोली है ये स्टोरी, कि एक आदमी होता है मेरे ही जैसा, कि उसको खिदर जो उसको बोलता है कि कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाता है। फिर बोलता है अभी को कोई बचा लेता है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, उसको बोला कि अभी यहाँ ये चले, यहाँ चले जाओ, तो वहाँ चले जाता है, वहाँ का राजा बन जाता है। फिर कितने बोलता है ये सब छोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ। फिर लास्ट में जाके वो उसको रियलाइजेशन हो जाता है, मेरी लाइफ एग्जैक्टली ऐसी ही हुई है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने कोई ऐसे इंटेलिजेंटली कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो इसलिए हूँ कि मैंने हमेशा अपना जो एक सिक्स सेंस होता है, अपनी जो इंट्यूशन होती है, उसके ऊपर मैंने पूरा भरोसा रखा, और वो मेरे को कभी इट नेवर लेट मी डाउन। There's no other reason for it. I'm telling you, I'm not that intelligent. Yeah, but I want to understand. Momentum high है. I mean, you're successful very much now, and I appreciate that. मैं आपका content भी देखता हूँ. इनफे बहुत चीज़ें ले जाता हूँ आपके content as a spiritual guru, yoga teacher. एक बंदा जिसका पहला फिल्म, गाने तो हिट ही थे, अपने इम्पैक्ट छोड़ा इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ फेस, कमर्शियल्स चल रहे थे, टेलीविजन में बड़ा शो किया था, प्यार तो होना ही था में और अक्लेम मिल गया था, बिकॉज अजय देवगन के साथ साथ लोग आपके बारे में भी बहुत बात कर रहे थे, कुछ सेगमेंट कह रहे थे आपके बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। बट एनीवेज, व्हाट वाज दैट इंट्यूशन जिसने आपको बोला आप छोड़ दो इंडस्ट्री, जब आप अपने पीक पे थे? याद, मोमेंटम वाज हाई। आई नो यू आर अ वेरी वेरी ऑनेस्ट मैन। तो आई गॉट 20 ऑफर्स, 20 फिल्मों की ऑफर आई अप्रोक्सीमेटली, मे बी 19, मे बी 21, बट अंदाज़े से शायद 20 ऑफर आए होंगे। एक तो मुझे किसी भी ऑफर में ऐसे सुन के ऐसे अर्थ शैटरिंग जैसा मज़ा नहीं आया। दूसरा, उसी समय आर्ट, जो एक आर्ट डीलिंग जो बिज़नेस है आर्ट का, उसमें आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट, तो वो मैंने शुरू किया था, एंड दैट टुक ऑफ। लाइक जैसे आपको मैंने बोला, जिस दरवाजे पे आप नॉक करो फटाक से खुल जावे, वो दरवाज़ा आपका है। तो आर्ट जब मैंने शुरू किया, विद इन 2 years आई वाज वन ऑफ द टॉप आर्ट डीलर्स इन द वर्ल्ड फॉर इंडियन आर्ट। तो वो एक अलग ही लाइफ है। मेरी एक फ़िलॉसफी है कि हर इंसान एक जीवन में एक जीवन जीता है, ठीक है। अगर आप पैदा हुए, फिर आप डॉक्टर बने, फिर आपकी शादी हुई, फिर आप आप गुजर गए, हो गए, एक लाइफ हो गई। अगर आप उसी जीवन में सपोजिंग आप डॉक्टर बने, फिर 10 साल डॉक्टरी करने के बाद आप पेंटर बन गए, और फिर 5 साल के बाद आप एक्टर बन गए, मतलब आपने एक लाइफ में 3 लाइफ जी ली। उसमें बीच में सपोजिंग आपकी एक जो शादी थी वो सपोजिंग वर्क नहीं हुई, आपने दूसरी शादी की, वो एक अलग लाइफ ही है। तो आप एक लाइफ में कितनी लाइफ जी सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी? मैंने तो 15 जी ली अब तक, इतना सब कुछ किया है मैंने। मतलब आपको अभी एक शो में मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या मैंने, कितने, मतलब एक लाइफ। मेरे को जो गुजराती मेरे जो दोस्त हैं, दे कॉल मी रसिकलाल। तो એમાં આપણે ગુજરાતીમાં જે વાત કરીએ, इसमें क्या है कि એ तू माणस છે रस लेवा वालों, कि हर एक चीज़ में से तू रस खींचता है। तो मैं लाइफ यही है भाई, और लाइफ में कुछ है नहीं। देखो, लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ है, हर एक की में है, हर एक की लाइफ में है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वक्त इस शो में बैठे हो सिद्धार्थ कानन के साथ, ये सामने आपकी कॉफ़ी पड़ी है, आप इस कॉफ़ी को कितना एंजॉय करोगे, एक इस कॉन्वर्सेशन को कितना एंजॉय करोगे, क्या आप एंजॉय करोगे या नहीं, या आप ऐसे करोगे क्योंकि आपको करना है। तो हर एक सिचुएशन में से लाइफ की, अगर आपको वो सीख मिल गई कि आपको वो एंजॉय करना है, उस मोमेंट का जूस निकालना है, तो लाइफ आपकी है, और वो लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ होती है, उसमें आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ ऑलवेज, वो रूल है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, फील द मोमेंट, है ना। तो आपको इंट्यूशन लग गया था कि देखो मैं आर्ट में जाना चाहता हूँ और ये अच्छा है मेरे लिए। आई एम कमिंग बैक टू दैट, प्यार तो होनी था। आपका वॉइस डब किया गया था। तो दैट वाज वन स्मॉल लिटिल ट्रिगर। एक लॉजिक, अपने दिमाग को लॉजिक देने के लिए। तो जब मैं शो देखने गया, जब मैं वो फिल्म देखने गया थिएटर में, तो आवाज़ को डब कर लिया गया था, थोड़ा एक कैरेक्टर को थोड़ा दबाने के लिए, ताकि वो फिर it wouldn't be too overpowering or whatever you want to call it. I don't know what the logic was. So I actually got a little embarrassed by it.
तो मुझे वो थोड़ा एक शॉक बैठा जब मैंने वो फिल्म खाली एक ही बार देखी है लाइफ में। जैसे कि आप अब मेरा एक शो है करणजीत कौर, वो शो के लिए आई एम सो प्राउड। अभी एक फिल्म की मैंने क्रैक, व्हेन आई एम प्लेइंग द मेन विलन विद विद्युत जामवाल एंड अर्जुन रामपाल, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। उसी तरह से व्हेन आई सॉ प्यार तो होना था, व्हेन आई सॉ माय रोल वाज वेरी बिग, रोल बहुत बड़ा था, इट वाज अ लाइफ यू नो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत नाम मिला, फेम मिला। लेकिन जब मैं खुद अपने आप को वहाँ देखने गया तो मुझे थोड़ा एक शॉक बैठा। तो एक ट्रिगर था कि मेरे को फिर अब ये इंडस्ट्री नहीं करनी जहाँ इतना पॉलिटिक्स होता है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। तो मैंने वो इंडस्ट्री फिर मैंने बोला अब नहीं करेंगे इसको। तो जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म थी, इनफैक्ट आप ही ने मुझे करेक्ट किया जब मैंने कहा कि यश, तो आपने कहा नहीं प्यार तो होना ही था, विच मीन्स यू करेक्टेड मी, यू सेड दैट वाज बिगर फेम। Yeah, आप गए हॉल में, आपने देखा अरे ये तो मेरा आवाज नहीं है, बट आपका आवाज दबाया गया। yeah. आपको बोला गया था कि आपका आवाज डब होगा? नहीं, इस तरह से नहीं बोला गया था। कुछ घुमा फिरा के ये बोला था गया था कि एक अगर आवाज़ प्रोफेशनल से कराई जाए तो उसका इफ़ेक्ट बेटर होगा। उस तरह का कुछ तो लॉजिक दिया था मुझे अनीस बाज़मी जी ने। तो आई बिलीव इट, यू नो। एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। मेरा चाचा, मामा, दादा, मतलब एक लिंक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। कोई एडवाइज़र नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। जो डिसीजन लेने थे खुद ही लेने थे, जो कुछ भी करना था खुद ही करना था। सक्सेस भी मेरी थी, फेलियर भी मेरा था। तो जब मुझे बोला गया कि प्रोफेशनल से डब कराएंगे और आपका बेटर हो जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है करा लो, यू नो व्हाट आई मीन। तो जब फिर उसका रिजल्ट जब मैंने देखा तो वो जो शॉक मुझको बैठा, तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी यू नो ठीक है। बट तो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन वाई आई एक्चुअली क्विट, बिकॉज मेरे को ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। आई लाइक माई लाइफ टू बी वेरी सिंपल। जितना लाइफ को आप सिंप्लीफाई करोगे उतनी लाइफ सिंपल होगी, जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं सिंप्लीफाई करूँ। और जब ये देखा मैंने, ये पॉलिटिक्स देखा, जब ये जो मेरे साथ जो हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये अभी नहीं करना है, और तो छोड़ दिया मैंने वो। क्योंकि फेम के साथ तो मेरे को अटैचमेंट कभी था ही नहीं। फेम जो एक ऑटोग्राफ साइन करने हैं, लोग आपको एडुलेशन दे रहे हो, मेरे को कभी नहीं था, शुरू से नहीं था। जब से मॉडलिंग शुरू की, फिर जब यश आई, फिर जब प्यार तो होना ही था हुआ, तो एक वो फेम का जो लोगों को नशा होता है, मेरे को कभी था ही नहीं। इसीलिए जब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं तुम अभी योगा सिखा रहे हो, तुम योगा गुरु बन रहे हो, तुमको बड़ा गुरु बनना है, मेरे को कुछ बड़ा नहीं बनना है भाई। जिस आदमी ने प्यार तो होना ही था के बाद फिल्में छोड़ दी, उससे बड़ा फेम क्या होगा, उससे बड़ा नशा क्या होगा? वो भी उस एज में 25, 26, 27, जो भी था वो एज में। आज इस एज में आके मेरे को क्या फेम चाहिए? तो क्या योगा में सिखाऊंगा फेम के लिए? क्या योगा में सिखाऊंगा पैसों के लिए? इसके लिए अभी एक पिछले हफ्ते मैंने एक रील डाली थी मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने जो जनक का कैरेक्टर किया था सिया के राम में, एक बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग है जो पूरे शो का सबसे बेस्ट डायलॉग है मेरे हिसाब से जनक का। वो बोलता है कि यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, ना ही ये मिथिला, ना ही ये शरीर, ना ही ये राज सिंहासन, सब नश्वर है, फिर किसकी चिंता, कैसी निरंतरता। तो वो एक डायलॉग जो है वो एक्चुअली में मैं दैट्स हाउ आई बिलीव कि एवरीथिंग इज जस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टू फिलोसॉफिकल, बट आई लाइक फिलॉसफी। आई लाइक फिलॉसफी। हमारे व्यूअर्स भी बहुत चीज़ें लेते हैं भाई। वो ज़माना गया, लोग को फिलॉसफी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कुछ चीज़ बोलोगे अपने एक्सपीरियंस से, मैं डंकी की चोट कह रहा, दिल से कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर जो मेरे परिवार है, हम सब इवॉल्व होते हैं। ये पॉडकास्ट, विजय भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो, मेरे लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बन गया ही। तो आप बोलो, दिल से बोलो। तो प्रॉब्लम यही होती है इंसान को कि वो हर एक चीज़ से इतना अटैच हो जाता है। हम लोग उसको माया बोलते हैं, माया के नाम से तो सब जानते ही हैं उसको, सबको पता है कि माया क्या है, लेकिन सब माया में फंसे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप किसको भी देखो, वो सब एक पिंजरे में बंद है, पूरी दुनिया एक पिंजरे में बंद है। अब वो क्या करती है, अपने आप को बहलाने के लिए उस पिंजरे को डेकोरेट करती है।
ये नई अच्छी वाली अंगूठी लेके डेकोरेशन डाल दिया, एक गाड़ी खरीदी उसको डेकोरेट कर दिया, नया अच्छा वाला घर लिया उसको डेकोरेट किया, महंगे वाले कपड़े लिए फिर डेकोरेट किया, लेकिन आप है पिंजरे के अंदर ही। जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं करते हो कि आपको उस पिंजरे से बाहर निकलना है, आप ज़िंदगी भर उस पिंजरे के अंदर ही दबे रहोगे। और पिंजरे के बाहर मतलब जाना क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इज़ टू फाइंड आउट हू यू आर। आप क्या हो और आपकी लाइफ में आपका क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ना। Were you hurt when you left the industry? नो, आई एम नेवर हर्ट। तो माने आप उठे, हाँ आपने देखा, आप डिसइल्यूशनड हो गए, हाँ। आप अपसेट हो गए, आपने कहा भाड़ में निकल गए ऐसे। इतना सिंपल था ट्रांजिशन प्रोसेस। सिंपल बहुत, मैं बोला ना, मैं हर एक चीज़ को बहुत सिंपलीफाई करता हूँ। और मेरा एक फिलॉसफी है कि जब आप गिरते हैं, जितनी जोर से आप गिरते हैं उतनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उतने ताकत के साथ आप उठो। इन इंग्लिश वी से राइज लाइक द फीनिक्स। मतलब आपको किसी ने लात मारी, आप गिर गए, तो दो ऑप्शन है आपके पास, गिर के मरे रहो, रोते रहो कि गिर गए, क्या आपको लात मारी, रो बैठ के, पड़े रहो, वो एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उठो, जिसने आपको लात मारी आप देखो उसको, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसके ऊपर एक क्रोध नहीं चाहिए, आप उसको देखो, फिर एक ताकत के साथ, पावर के साथ खड़े हो, और जितनी आप स्ट्रेंथ के साथ पहले खड़े थे ना, उससे 3 गुना और स्ट्रांग हो जाओ, ताकि अब आपको जब ये आदमी लात मारे आपको कुछ नहीं हो। तो एवरी टाइम somebody hurts you, somebody tries to crush you, somebody tries to put you down, you don't let it affect you. You use it as an opportunity to rise and become even bigger. तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि आप देखते हैं कि हर एक सोशल मीडिया में, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक में सब बोल रहे हैं गुरु जी, मेरे गुरु जी ये हैं, मेरे गुरु जी वो हैं। मैं हमेशा, मेरा एक ही पोस्ट होता है कि मेरी सारी ज़िंदगी में जिन जिन ने मेरी पीठ में छुरा भोंका, जिन जिन ने मेरे को मेरी इंसल्ट की, जिन जिन ने मुझे तबाह करने की कोशिश की, ऐसे बहुत लोग होते हैं, जेलसी होती है तो बहुत लोग बुरा बोलते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं। इन सब लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप मेरे सही गुरु हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो आज विजय आनंद जो है स्पिरिचुअली, और मैं अपने पैसों की बात नहीं करता, और अपनी कोई अचीवमेंट की बात नहीं करता, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ सच पीपल, एंड आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जेन्युइनली। मैं को ये बोलने के लिए डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं आज क्या होता। माहिम में अगर मेरी आज 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी होती तो बहुत खुश होता मैं, लेकिन ये लातें खा खा कर, गिर गिर कर, पढ़ पढ़ कर, नाक ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर, आज आई बिकेम व्हाट आई बिकेम। एंड दैट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट आई यूज एवरी डे। कोई भी कुछ बुरा बोले, कोई भी कुछ इंसल्ट करे, कोई भी आपको नीचा दिखाए, तो आप खाली देखो, बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंड देन यू वर्क हार्डर, in the sense that you work harder on yourself to become even bigger as a human being. Your aura should grow all the time. और कुछ नहीं है लाइफ में, कर लो जो करना है, यही है। वाह। आपने अनीस जी से पूछा नहीं क्यों आई है? किसी से कुछ नहीं पूछा आपने? अजय, काजोल, कुछ नहीं, क्वाइटली निकल गया बाहर, साइलेंस। बट सोचो क्या, मतलब आप ये सोचो कि मेरे साथ बुरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज जिस फिल्म की ऑफ़र आई है मुझे, इंडिया के नंबर 1 एक्टर जो होगा, आप सोच लो, मेरे को नाम नहीं लेना क्योंकि अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, उसके सामने मेन विलन का रोल है। ऑलरेडी आपने क्रैक देखी जिसमें मेन विलन का रोल था। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये बिलीव करो कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा ही है, आप अगर ये बिलीव करो तो ये एक्चुअल में फैक्ट है। नहीं, ये अपने आप को दिलासा देने की बात नहीं है। विजय भाई, उस वक्त क्या होता है जब ये बीतती है आप पर, स्पेशली व्हेन यू आर यंगर, तब आप 24, 25, 26 के थे, उस वक्त समझ नहीं आता है। अभी आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने इतना देखा हुआ है, कितने यंग लोग, जैसे मेरे साथ बहुत चीज़ें होती है,
अब मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूं आपकी तरह। देखिए, मैं भी एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हूं, राइट? सोचो आप, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पूरी दुनिया रिस्पेक्ट के साथ मेरे पास आती जा रही है, आती जा रही है। बहुत सारे लोग पहले क्या सोचते, मीडिया पब्लिकेशंस, इसके पास जाना है। वी ऑल्सो चेंज द गेम इन आवर ओन हम्बल वेज। यू फेस रेजिस्टेंस, अब यू हैंडल इट ब्यूटिफुली। Yeah. बट व्हेन यू आर यंगर यू डोंट हैंडल इट इतना I ब्यूटिफुली। didn't. Genuinely, I'm saying, मेरे को उस वक्त कोई दुख नहीं हुआ। एक शॉक लगा पहले जब देखा मैंने, बस फिर उसके बाद मैंने वापस, प्यार तो उन्हें था, कभी वापस नहीं देखी। लोग बोलते थे चलो साथ में जाते हैं थिएटर, चलो टीवी पे आ रही है चलो देखते हैं, नहीं मुझे नहीं देखती। तो वो एक, कोई दुख नहीं है, कोई कोई गुस्सा नहीं है, कोई एंगर नहीं है। आज भी मैं अजय देवगन की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी पहले करता था। देखो, आप मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरे साथ कोई खराब कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आर्ट में आप बिलीव करेंगे, एम एफ हुसैन साहब, हम लोग 9 जन बैठे हैं टेबल पे खाना खा रहे हैं, और हुसैन साहब मतलब लेजेंड, मतलब आर्ट की दुनिया के भगवान जिनको माना जाता है, सडनली खाना खाते खाते मुझे बोलते हैं कि तुम बच के रहना। मतलब किसको बोला भाई? तो मेरे को देख रहे थे, बोला क्या, मैंने क्या किया? बोला इंडिया की 3 बड़ी गैलरी तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। 2 साल में, मतलब मेरा नाम जब 0 था आर्ट में, 2 साल में मैं फट करके इतना, मतलब इतना मैंने फेम कमाया आर्ट की दुनिया में कि ऑब्वियसली जेलसी तो होगी। और सामने हुसैन साहब बैठे हैं, मेरे को बोल रहे हैं तुम बच के रहना, इंडिया की 3 बड़ी गैलरी तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। और मेरा रिएक्शन पता है क्या था? मैं हंसना शुरू कर दिया। मैं बोला करो भाई। सी द थिंग इज, I have written this in my, I like to write quotes. Don't mess with people you don't know. You don't know which gods, goddesses and angels are protecting them. मेरे साथ तो है कोई, पिछले जन्म के कर्म बोलो, एंजल बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, आई नो आई एम प्रोटेक्टेड। नहीं तो अब मेरे बाइक एक्सीडेंट देखो, बाइक की हालत देखो क्या हुई है, कोई बोलेगा बचा नहीं, मेरे को खरोंच नहीं आई, कोई है ना बचाने वाला। आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या? अरे आप, बाइक टोटल लॉस में गई, पूरे इंश्योरेंस कंपनी आया, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, बोला आपको कुछ हुआ नहीं? मैं बोला भाई खरोच भी नहीं आई। तो बोला ये चेक ले लो, पूरी बाइक नहीं दी मेरे को। तो उस तरह के एक्सीडेंट हुए मेरे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कर्म बोलो या एंजल्स बोलो, somebody is there protecting me ना, somebody is there guiding me, और वो आपको कर्मों से ही मिलता है। अगर कर्म अच्छे होंगे then you earn it। जब आप अजय से मुलाकात करते हो सामने, कैसा वाइब रहता है आपका उनके साथ? बिल्कुल, आई एम टेलिंग, आई रिस्पेक्ट हिम। अजय बहुत ही सिंघम। तो उसमें वो, मैं बोला ना, मैं जेन्युइन नहीं बोलता कि दिल में कुछ रखने वाली बात किसी के साथ कुछ होती ही नहीं है। सब आपके अंदर, देखो अगर आपने अपने अंदर कुछ रखा ना, तो आपको कैंसर होगा। कैंसर कैसे होता है? कोई दुख, कोई ईर्ष्या, कोई गुस्सा जो आप अपने अंदर इंटरनलाइज करके उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, वो आपको खा जाता है। उससे आपकी बीमारियां आती है, उससे आपका कैंसर आता है, उससे आपका डायबिटीज़ आता है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल आता है, सब कुछ वहीं से आता है। अगर आप अपना मन साफ रखो, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को साफ रखो। आपने बुरा किया, सपोजिंग आपने बुरा किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि अजय ने मेरे साथ बुरा किया या अनीस ने बुरा किया, ऐसे मैं बोल ही नहीं रहा। अगर किया भी तो वो आपका कर्म है। मेरे साथ तो देखो कितना अच्छा हो गया। आपने ऐसा किया तो मैं पूरे वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इंडियन आर्ट डीलर बन गया ना मैं। आप वर्ल्ड में किसी भी गैलरी को फ़ोन करो, मेरा नाम पूछो, आप क्रिस्टीज को फ़ोन करो, सॉथबीज को फ़ोन करो, मेरा नाम पूछो। वो कैसे हुआ? अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ता तो। और वो जो मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि एक जीवन में आप कितने जीवन जी सकते हो, मैं खाली एक्टर नहीं था, मैं एक्टर के साथ फिर आर्ट डीलर बना, और आर्ट में मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में आया, योगा सीखा, योगा सिखाना शुरू किया। और जब मोड़ होता है लाइफ का, जब व्हेन यू सरेंडर टू द फ्लो, सबसे बड़ा फिलॉसफी सरेंडर का है। आप कोई भी फिलॉसफी कर लो, सबसे ब्यूटीफुल फिलॉसफी सरेंडर की है कि जो फ्लो है, आप उस फ्लो में आप अपने आप को छोड़ दो। उस फ्लो में जब एक्टिंग वापस आ गई, बोला सिया के राम का रोल मैंने पढ़ा, मैं बोला यार, ना बोल के 20 साल तक ना बोला, लेकिन ये जब मैंने देखा, मैं बोला यार ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो सिया का राम जो था वो ऑर्गेनिक था? बिल्कुल।
मतलब बोला आप मिल तो लो, मिलने में क्या प्रॉब्लम, मतलब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो मिलना अच्छा भी लगता है, तो मैं जाके मिल लिया निखिल सिन्हा को, रोल सुना। उस समय मैं सिखा रहा था, ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे, योगा सिखा रहा था। मैं बोला अगर किसी को फिलॉसफी सिखानी है, विजय आनंद जाएगा तो एक मेरी जो जैसे योगा में सिखाता हूँ रशिया में, चाइना में, यूरोप में, एक क्लास में 1000 लोग होते हैं, 800 लोग होते हैं, 1500 लोग होते हैं। मैं बोला ये जनक है, जनक जो प्रवचन देगा, जो भी बोलेगा, हाँ, जो आप अष्टवक्र की गीता जो भी आप बोलेंगे, जो लोग देखेंगे, वो करोड़ों लोगों तक जाएगी। तो जो आपके अंदर जो भाव है सिखाने का, जो टीचर का भाव है, जो आपको एक ज्ञान बांटने का भाव है, वो जब मैंने रोल पढ़ा, मैं बोला ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मेरा कर्म है करना। फिर उसके बाद एक्टिंग का कीड़ा वापस काट लिया, वापस एक्टिंग में घुस गए। सिया की राम ने क्या क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ पे छोड़ा? I think it made me deeper. I think it made me more profound than I already was. क्योंकि एक क्या होता है ना कि कोई भी कैरेक्टर आप 2 साल कंटिन्यूसली करो तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और ऑलरेडी आई वॉज इन माई माइंड, आई वॉज इन एनी वे लिविंग द लाइफ ऑफ जनक। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब निखिल सिन्हा ने मेरे साथ जब मीटिंग हुई हमारी, जो डायरेक्टर थे सिया के राम के, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बोला कि स्टार प्लस को बोलो कि जनक फाइनल हो गया है और वो अप्रूवल के लिए नहीं है, वो फाइनल है। और उनको ये भी बोलना कि हमें कोई एक्टर नहीं मिला जो जनक का रोल प्ले करेगा, हमें खुद जनक मिल गया। ये निखिल सिन्हा के वर्ड थे अपनी सेक्रेटरी को, उनको बोलो वी हैवंट फाउंड एन एक्टर टू प्ले जनक, वी फाउंड जनक हिमसेल्फ। जब मैंने आदि पुरुष की, हाँ, तो सेट के ऊपर गए तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि यार जब से आए सब बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। मैं मजा बोला अरे विजय आनंद है, दोस्त है मेरा। बोला नहीं, वो ब्रह्मा ही दिखता है वो। तो बोलने अच्छा मजे की बात ये है, योगा किया कुंडलिनी योगा, उसके बाद जनक, उसके बाद ब्रह्मा, बोलता है यही दिखता है। उसके पहले लक्ष्मण। तो रवि चोपड़ा रूम में गए कास्टिंग के लिए रामायण की, तो जैसे ही रूम में एंटर किए, विजय आनंद का नाम लिखो पहले लक्ष्मण के लिए। तो रूम में 25 लोग बैठे हैं, उनके राइटर यश चोपड़ा जी सब लोग बैठे हैं। बोला ये क्या बात हुई, रामायण करो, राम को तो पहले कास्ट करो, लक्ष्मण कैसे होगा कास्टिंग पहले। और फिर उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर बोला भाई अभी विजय अच्छा है, लेकिन हमारे पास 25 ऑप्शन है, ऑप्शन कंसिडर तो करो। शट अप, उनको लाइफ में उससे गुस्से वाला आदमी नहीं मिलने वाला है, चुपचाप नाम लिखो उसका, फाइनल है, उसको फाइनल कर दो, फ़ोन करो, बोलो हो गया। लक्ष्मण का रोल ऐसे मिला मेरे को। और उस समय जो भी रोल मिलते थे सब गुस्से वाले ही मिलते थे। क्यों ऐसे था वो गुस्सा था आप में? ओह लेजेंडरी, मतलब अलग लेवल का गुस्सा। क्या करते थे आप? तो गुस्सा आप मेरे को कुछ करो तो वो गुस्सा आवे नहीं आवे, मतलब आपने मेरे को कुछ बोल दिया, गाली दी थी, उससे नहीं। अगर कुछ अन्याय हो रहा है, मैंने देख लिया आप झाड़ काट रहे हो। जैसे एक बार मैं शादी के लिए जा रहा था, अच्छे कपड़े पहने थे शादी वादी के, गाड़ी में बैठा हूँ, चला रहा हूँ अपनी गाड़ी, और सिग्नल पे बैठा हूँ, पीछे से एक गाड़ी आई, सिग्नल तोड़ दिया। सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, मेरे को क्या करना है। सिग्नल तोड़ के सामने से स्कूटर आ रही थी, उसमें एक आदमी था, उसकी वाइफ थी और एक छोटा सा बच्चा था, उसको ठोक दिया तो वो लोग थोड़ा गिर गए। अब बाजू में बीवी बैठी, बोला छोड़ देना, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना क्या लेना देना है। बोला अगर वो बच्चे को लग जाता तो इनको पूछूं तो सही कि भाई आपको मालूम है कि आप इस तरह से सिग्नल तोड़ते हो, गाड़ी रफ चलाते हो, तो आप अपनी तो जान खतरे में डाल रहे हो, लेकिन जो एक इनोसेंट आदमी है, मैंने खाली पूछता हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं। गया उनके पास, कुछ 6 जन थे गाड़ी में, 6 लड़के थे, दारू वारू पी के ये हो। तो मैं तो अकेला ही था, डरना भी चाहिए एक्चुअली, लेकिन कुछ नहीं। तो मैंने नॉक किया तो कांच नीचे किया, बोले भाई साहब आप ऐसे गाड़ी चलाते हो, हाँ किसी को लग गया, देखो क्या अभी आपको लगता है आपने गलत किया। तो मेरे को ऐसे दिखता, बताए फक ऑफ। तो अभी फिर वो अंदर का जो कीड़ा था, वो जो गुस्से वाला था, वो जाग गया। तो मैं पीछे एक स्टेप लिया, उसके तो दरवाजे को लात मारी, उसके जो सामने का बॉनट था उसको मारा, उसको पूरा तोड़ दिया। 6 जन अंदर बैठे हैं, 6 आदमी लोग। मेरा गुस्सा ऐसा था ना, उनकी हिम्मत नहीं बाहर आके मेरे को ऑब्जेक्ट करे या मेरे को रोके। मतलब जो एक वो बोलते हैं ना काली और चंडी का रूप जब बन जाता है, सामने से 2 पुलिस वाले भाग के आ रहे थे, वो मेरे को देखा, वो वापस भाग गए। इतना गुस्सा था मेरे को।
वो ऐसे नहीं कि आपने मेरे को कुछ किया, लेकिन आप सोचो कि आप, तो वही था कि अगर आप कोई झाड़ काट रहे हो, आपने किसी कुत्ते को लात मार दी, तो वो गुस्सा होता था कि किसी ने किसी बच्ची को पुलिस में बहुत जान पहचान थी तो फ़ोन आते रहते थे कि ये हो गया वो हो गया, किसी ने कोई भाड़े पे लड़की रह रही थी, उसकी बेटी के पैर के ऊपर वो गरम गरम सलियाँ डाल दी। वो जो मेरे अंदर जो गुस्सा आता था कि वो अन्याय को देखकर, वो एक वो अलग लेवल का था, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि अन्याय होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। कभी किसी को झाड़ा है जब अन्याय हुआ है आपके साथ? किस बात को लेकर अन्याय है? किस कुछ तरह भी, का अन्याय है? कुछ भी जो आपको लगा अन्याय है, झाड़ा है? एक तो वो जो एक खास करके टीवी में जो एटीट्यूड है कि एक्टर्स को आप एज अ कमोडिटी यूज़ करते हो कि भाई आपकी शूटिंग चल रही है सुबह 9 बजे से 2:30 बज गए हैं, आप लंच का ब्रेक तो करो। नहीं नहीं, एक शॉट हो रहा है, एक शॉट हो रहा है। अब भाई एक तो मैं योगा सिखाता हूँ, खाने का जो डिसिप्लिन मेरे अंदर है, मतलब आप 1 बजे देखेंगे तो मैं 1 बजे खाने के टेबल पे बैठा हूँगा। अगर आपको, सिद्धार्थ कारण को मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको मैं बोला आप खाने पे आ जाओ, 7:30 बजे टेबल पे खाना होगा, आप 7 बजे आ जाओ। आप 7:31 को मुझे फ़ोन करेंगे ना कि भाई मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं खाने पे बैठा हूँ। मतलब बड़े से बड़े वीआईपी लोग मेरे घर पे अगर आएंगे और वो लेट हो जाएंगे तो मैं खाना खाना शुरू कर देता हूँ। और आप एज एन एक्टर आप जो बोल रहे हो कि जो अन्याय जो होता है कि वो कई प्रोड्यूसर रहते हैं ऐसे हैं कि जो सोचते ही नहीं एक्टर के बारे में कि यार आपको ब्रेक 1 बजे भी करना है, 2 बजे भी करना है, 4 बजे भी करना है आपको, मतलब तो वो एक जो होता है वो देख के एक वो होता है। दूसरा ऑफकोर्स एक्सप्लॉयटेशन जो देखता हूँ, खास करके जो औरतों के प्रति होता है कि जो एक आदमी एक कुर्सी पे बैठा है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब इतना, मतलब वो कोई लड़की को देख के मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो एक जो एक एक्सप्लॉयटेशन जो होती है वो देख के बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि आप किसी का फ़ायदा मत उठाओ। हर हर एक प्राणी के अंदर प्राण है, हर एक प्राणी के अंदर, जो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हर एक प्राणी के अंदर ब्रह्मा है। उसको आप जब एक्सप्लॉइट करते हो, उसको आप जब एक उसको, उसकी आत्मा को जब आप कुचलने की कोशिश करते हो, वो बहुत बड़ा कर्म होता है, बहुत बड़ा बुरा कर्म होता है। किसी की हाय मत लो। आप किसी भी पाप से धुल सकते हो, कोई भी पाप करो आप उससे धुल जाओगे। किसी की हाय लोगे, ऊपर से भगवान आपको आके नहीं बचा सकेगा। चैलेंज है। तो जब आपके सामने महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता था टीवी इंडस्ट्री में, लोग बहुत, जैसे हम लोग यहाँ अंधेरी वेस्ट में हैं, वहाँ पे तो बहुत ज्ञान देते कॉफ़ी शॉप्स में कि खूबसूरत लड़कियों का ये हो जाएगा, बड़ी फिल्में, 5 फिल्में आपको मिल जाएंगी, ये सब। आपने कभी रिएक्ट किया इस पर जब आपने ये सब देखा है आपके आंखों के सामने? अभी मैच्योरिटी में क्या होता है ना, आपका रिएक्शन अलग टाइप का हो जाता है। तो जहाँ आपसे मदद मांगी जाती है, आप मदद करते हैं। कुछ जगह को आप जज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि कई बार किसी की फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी होती है कि उनको वो करना ही होता है। आप जजमेंट नहीं ले सकते। तो एक एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लास में भी, नेवर जज एनीबॉडी। जो भी आदमी जो भी कुछ कर रहा है उसको आप जज मत करो। अभी आप जो एक्सप्लॉयटेशन की बात करो, जब आपको दिख रहा है आपके सामने, नज़र के सामने, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, वो रो रही है, वो बोल रही है मेरे को, आपकी तरफ देख रही है, बोल रही है ये क्या कर रहा है आदमी, तो आप जाके उसको तोड़ दो उस आदमी को, तब आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पता चले तो आप जजमेंट मत लो, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, इस साइड की भी स्टोरी क्या है, उस साइड की भी स्टोरी क्या है। तो मैं जजमेंट में कभी बैठता ही नहीं किसी के। आप बोलो कि इसने खून कर दिया, आप बोलो इसने, मैं कभी जज नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ वो आपको नहीं पता। आदि पुरुष, बहुत बहुत फ्लैक मिला उस फिल्म के लिए, ओम राउत को, प्रोड्यूसर्स को, लोगों को लगा ये क्या दिखाया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखो, मैं आर्टिस्ट हूँ, खुद पेंटिंग भी करता हूँ, पेंटिंग बेचता हूँ। और पेंटिंग क्या है पता है आपको? पेंटिंग कुछ नहीं है, एक ब्लैंक कैनवस है जिसकी कीमत महज 2,000 या 3,000 रुपये होगी। कुछ कलर है जिसकी कीमत 2,000 या 3,000 रुपये होगी। लेकिन जब एक आर्टिस्ट एक खाली कैनवस को देखता है, फिर वो देखता है कि मैं येलो लूँ या काला लूँ, सफ़ेद लूँ या लाल लूँ, पीला लूँ या नीला लूँ। फिर उसके ऊपर उसको जो बनाना है वो बनाता है। अब वो आर्टिस्ट और कैनवस, उसके बीच का एक रिलेशनशिप है।
आपको वो कैनवस पसंद आए तो ठीक, आपको पसंद ना आए तो मत देखो। आर्ट के लिए आप अपना जजमेंट कैसे दे सकते हो? हु आर यू टू डिसाइड व्हाट आर्ट शुड बी? बिकॉज व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट, राइट? आज में आप बिलीव करेंगे कि कुछ पेंटर ऐसे हैं जो इतना सुंदर काम बनाते हैं, मतलब कि आप देखते रह जाओ कि भाई लगेगा कि पता नहीं कोई जन्नत बना दी, और वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। तो ठीक है, वो बोलती है क्या बनाया है, इतना डेकोरेटिव पेंटिंग है, तुम्हें कुछ आर्ट है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे जैसे गाइटोंडे है, कुछ नहीं, ऐसे कलर है उसके ऊपर बीच में पता नहीं कोई लाइन है। क्योंकि जब सोसाइटी ये डिसाइड करेगी कि डायरेक्टर को क्या बनाना चाहिए, आर्टिस्ट को क्या पेंट करना चाहिए, कवि को क्या लिखना चाहिए, तब आपने सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि आर्ट मतलब एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, ऑफ कोर्स, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आपको देखना तो देखो, नहीं देखना तो। आज मेरी फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी में अगर मैंने बोला कि आपको लाइफ ऐसी जीनी चाहिए, सपोजिंग कि आप पैसे के पीछे मत भागो, या जो भी मैं बोलता हूँ, आपको नहीं पसंद आए तो स्विच ऑफ कर दो ना यार, यूट्यूब चैनल मत देखो। क्योंकि ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरा कैनवस है, मेरा पेंट है, मैं कलर है, और ये लाइफ मैं जी रहा हूँ, इसमें मैं खुश हूँ। आप कौन होते बोलने वाले कि ऐसे मुझे नहीं जीना चाहिए? आपको जैसे जीना है आप जियो। आपको अगर आदि पुरुष पसंद नहीं आए तो मत देखो ना। बट डोंट यू थिंक एज एन ऑडियंस को भी हक है बिंदास बोलने के लिए कि ये क्या बनाया, मेरे हिसाब से ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रामायण है, मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी व्यूअर है, वो भी तो पैसे दे के आ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। होल पॉइंट ऑफ आर्ट इज क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन। वो इसीलिए तो आर्ट होता है। आप पेंटिंग, आप एग्जीबिशन लगाओ। अभी मैं जा रहा हूँ एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए, कल आर्ट मुंबई है, बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें मैं पार्ट ले रहा हूँ। तो उसमें लोग आते हैं जो आर्ट को अप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वो एक अलग बात हो गई। आप जो बोल रहे क्रिटिसिज्म इज फाइन, दैट इज अप्रिशिएट, उसमें तो मज़ा आता है, उसमें तो रस है आर्ट का। लेकिन आप डायरेक्टर को ये मत बोले तुमने ये क्या किया, ऐसे वापस कभी मत बनाना, ये गलत है। गलत क्या है वो, मेरे को वो प्रॉब्लम है कि आप ये मत बोलो कि उसने कोई गलत काम किया, ये उसका इंटरप्रिटेशन था, ये उसका कैनवस था, ये उसकी कला थी, ये उसके दिमाग में था, उसने उसका पैसा लगाया, 600 करोड़ गया तो उसका गया खड्डे में, आपका नहीं गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? माई पॉइंट ऑफ व्यू इज यू क्रिटिसाइज, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स अप्रिशिएटिव, वो तो चाहिए, उसमें तो मज़ा है। आर्ट में अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो तो आर्ट का मज़ा क्या आएगा? क्रिटिसाइज अलग बात होती है आप, लेकिन जब उस आर्ट के जो आर्टिस्ट है उसको क्रिटिसाइज करो कि तुम गधे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, भाई उसकी लिबर्टी है एज एन आर्टिस्ट यार। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि अगर सोसाइटी ये डिसाइड करेगी कि कौन से आर्टिस्ट को क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो यू स्टैंड बाय व्हाट ओम राव जी ने बनाया था ऑफ आदि पुरुष? 10,000%. 10,000%, because not for any other reason. I'm not saying I love it. I'm not giving my judgment on it. I'm saying artist को अपना काम करने दो भाई. Artist should be allowed to do what the artist within him is asking him to do. इतनी सी बात बोल रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अच्छा, कॉफी भी पीते रहो, आप कोई प्रॉब्लम, ठंडी हो जाएगी फिर। हाँ, एक और चीज, आप खड़े हो गए जब आलिया भट्ट ने कैंपेन किया था, जहां पर आलिया भट्ट ने क्वेश्चन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कन्यादान एंड टॉक्स अबाउट कन्यामान, और आप बिंदास खड़े हो गए, और आप, क्योंकि उनको बहुत ट्रोलिंग की जा रही थी उस वक्त वो कैंपेन के लिए, एंड यू स्टूड अप। इसमें दो मुद्दे हैं, खाली एक ही नहीं है। इसमें दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि भाई आप एक्टर हैं, हाँ, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक्टिंग हो रही है, ऐड बन रहा है। अब उसमें एक डायरेक्टर की एक इमेजिनेशन है, लेखक ने जो लिखा है उसकी इमेजिनेशन है, मान्यवर ने जो करोड़ों रुपए दिए हैं उस ऐड बनाने के लिए उनकी एक कॉन्सेप्ट है, प्रोड्यूसर का एक अलग ये है, और आप एज एन एक्टर अपना काम कर रहे हो, और जाके जो लाइन लिखा गया आपने पढ़ा, उसमें किसी को गाली वाली नहीं दी आपने, कुछ ऐसे कोई अनाप शनाप नहीं बोला, आपने बोला कन्या का मान करो। हाँ, तो उस टॉपिक को मैं अलग से लूँगा कि उसने जो बोला वो अलग से, लेकिन आप एज एन एक्टर आपने जो लाइन थी वो पढ़ी, आप एक्टर को क्यों क्रिटिसाइज करें, और फिर उसके रिलीजन पे क्यों जा रहे हो कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू, वो सब हर एक चीज़ में उसको हिंदू मुस्लिम को आपको क्यों लेकर आता हो बीच में। तो एक तो मैंने ये बोला कि आप ये समझो ये एक्टर है, उसको स्क्रिप्ट दिया गया
और एज एन एक्टर हम लोग अगर उस स्क्रिप्ट में कुछ बहुत ही एक अजीबो गरीब या अनाप शनाप नहीं है, हम लोग बोल देते हैं यार, क्योंकि हमारा काम है, पेशा है, वो हमारा घर उससे चलता है। तो एज ए प्रोफेशनल शी डिड व्हाट शी डिड। अब दूसरा आप बोलो कि उसने गलत बोला, आप लाइन को सुनो, वापस एक बार सुनो, कन्या का दान मत करो, कन्या का मान करो। अभी आप उसमें उसके बीच में सनातन धर्म लेके आ रहे हो, ये वो, भाई मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी रिलीजियस हूँ, हाँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, लेकिन आप हर चीज़ में मतलब कन्या का मान करो अगर बोला तो उसमें जब दुनिया में हर 4 सेकंड में एक रेप हो रहा है एक इनोसेंट लड़की का, उस दुनिया में जहाँ सब कुछ खराब हो रहा है, मतलब दिल्ली में तो आप चल भी नहीं सकते रोड के ऊपर अकेले, उस दुनिया में अगर आप एक पुरुषों को, एक आदमियों को बोल रहे हो कि भैया कन्या का मान करो, उस लाइन में क्या बुराई है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आता है कि कुछ गलत बोला है उस लाइन में कि कन्या का मान करो? देखिए, एक और चीज, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दूसरा चीज क्या होता है, जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि आप एज एन एक्टर आप आके बोल रहे हो, जैसे इस वक्त आप बात कर रहे हो, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, आप एक्ट नहीं करो, दिस इज यू। वन कैन गेट इनटू अ डिबेट विथ यू सेइंग अच्छा आपने ये बोला, ये नहीं, क्योंकि आप विजय आनंद बन के यहाँ आ रहे। बट एज एन एक्टर यू आर सेइंग लाइन्स, यू बीइंग गिवन डायरेक्शंस, एंड यस, कन्या का मान सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। तो फिर अभी आप जैसे बोलो कि अभी कोविड को लेके मेरे को बोला कि अभी पूछ लेते हैं मेरे को सवाल, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। अभी जैसे कि आलिया भट्ट को लेके मेरे को पूछ लिया कि आपको क्या लगता है, मैं बोला भाई आप लोग पागल हो क्या, किस बात के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हो, कन्या का मान करो, बोला तो क्या बुरा कर लिया। उसी तरह से मेरे को उसी इंटरव्यू में पूछा कोविड-19 के लिए क्या बोलना है आपको, मैं बोला ये स्कैंडल है, स्कैम है। आज आप देखो फार्मा कंपनी ने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं आपको ये वो वैक्सीन कर दे के। एज ए योगा टीचर जब मैंने लिखा कि ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो जो लोग उस वक्त मुझे गालियां देते थे, हाँ, क्योंकि इतना वायरल हो गया था, आप हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, आप कोई न्यूज़पेपर का नाम ले लो, हर एक न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया था कि विजय आनंद बोल रहा है कि कोविड नाम का एक स्कैम है, स्कैंडल है, ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। उस समय हज़ारों लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हाँ, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने मेरे को मैसेज किए, सपोर्ट किया कि भाई आप जो कर रहे हो सही कह रहे हो, ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है, हमारी कंपनीज बोल रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको फ्लाइट पे नहीं चढ़ने देंगे, आपको अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवल नहीं करने देंगे, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लाखों लोगों ने, लेकिन हज़ारों लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, बोला कि तुम होते कौन हो कि साइंस, तुम क्या डॉक्टर हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि वैक्सीन गलत है, वाई आर यू सेइंग दैट। तो मैं बोला भाई मैंने बोला मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको लेना ले लो। मज़े की बात क्या है सिद्धार्थ, जो लोग मुझे गालियां दे दे के, जो ट्रोल कर करके, जो अनाप शनाप बोल बोल के, वही लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आयुर्वेदा में, योगा में, कुंडलिनी योगा में क्या है जिससे मैं वो वैक्सीन जो मैंने ले लिया उसको मैं बॉडी से बाहर निकालूं। रो रो के मुझसे पूछते हैं आज मुझे बाहर निकालना है, कैसे निकालूं, क्योंकि क्या है, आप न्यूज़ देखते हैं, डांडिया खेल रहा है गिर गया धड़ाक मर गया, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट शॉट मारा गिर गया मर गया, कितने लोग जा रहे हैं 20 साल 22 साल 25 साल 40 साल धड़ा धड़ धड़, मतलब हाउ डू थिंक इट हैपनिंग, व्हाई डू थिंक इट हैपनिंग। मेरे नेबर जो हैं मेरे फार्म हाउस के सरदार जी, वैक्सीनेशन लिया 40 दिन के अंदर अंदर सिद्धार्थ, उनका सरदार जी लंबी बियर्ड, लंबे बाल, यंग आए, एक बाल नहीं बचा उनके एलोपेशिया मेजर हो गया उनको वैक्सीनेशन के बाद। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उनको थायराइड हो गया वैक्सीनेशन के बाद। क्या फ़ायदा हुआ आपको वैक्सीन लेके, बोलो। मैंने नहीं लिया वैक्सीन, मेरे को तो मैं तो बीमार भी नहीं पड़ा, कोविड तो दूर की बात है, नॉर्मली आदमी साल में एक बार बीमार पड़ता है, मैं साला 3 दिन बीमार भी नहीं पड़ा। वो वैक्सीन लेना, और आज किधर है कोविड। आज मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, पिछले 4 साल में मैं कम से कम नहीं बोल के भी 30 या 40 कंट्रीज गया होगा। एक आदमी मास्क नहीं पहनता है, गुल हो गया, कोविड गायब हो गया अपने आप, जब था ही नहीं तो क्या कहाँ जाएगा। वो हवा बनाया था आपको डराने के लिए, आपको डराया, फिर आपने वैक्सीनेशन ली, हर एक वैक्सीनेशन के पैसे मिले, अरबों 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 रुपए कमाए हर एक कंपनी ने, फार्मा कंपनी ने, अब कमा के बैठ गए। अब वेट करेंगे कोई नया बीमारी लेके आएंगे आपको, उसके लिए करवाएंगे। तो आप जो देख रहे हैं, जो रियलिटी आपको दिखाई जा रही है, आप उसको जो सोसाइटी का चश्मा है वो पहन के देखोगे, या उस चश्मे को निकाल कर
खुद अपनी आंखों से देखोगे और डिसाइड करोगे कि ये सही है या गलत है। आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. आपने पॉवर्टी भी बहुत देखा हुआ है? बहुत ज़्यादा। बताओ। खाने के पैसे नहीं होते थे। कभी कभी 1 रुपए की ब्रेड आती थी, उस समय 1 रुपए 25 पैसे की विप्स ब्रेड आती थी। कभी कभी वो ब्रेड के पैसे नहीं होते थे। तो कब था ये? जब मैं 8, 9, 10 साल का होऊंगा उस वक्त। एक रूम किचन था, उसमें मैं, मेरी 2 बहनें, मम्मी डैडी सब रहते थे माई में। पिताजी क्या करते थे? जब जॉब होता था तब 400 रुपये की नौकरी थी टेक्सटाइल मिल में। मोस्टली जॉब नहीं भी होता था, तो ऐसा ही था। तो माने लिटरली एक रूम में आप लोग रहते थे, 4 लोग, और एक मील का भी प्रॉब्लम होता था। तब पैसे का शौक हो गया था कि यार एक टाइम पे बहुत पैसे कमाऊंगा? पैसे का शौक 2 तरीके का होता है। एक लक्ष्मी और पैसे के साथ जो एक एम्पावरमेंट होती है अलग लेवल की। एक वो जो ग्रीड होती है वो कभी नहीं था मेरे को। पैसे के साथ जो एक लगाव होता है ना कि यार पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, वो कभी था ही नहीं। उस गरीबी में भी नहीं था, आज भी नहीं है। नहीं, बहुत से लोग जब गरीबी में होते हैं, बड़े होने का मकसद होता है कि इतने पैसे बनाओ कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली मैं वो खरीदूंगा। था उस तरह का तो था, क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक था। तो क्या होता था कि जब मेरे जो बड़े भाई होते थे, कज़न ब्रदर जो होते थे, मामा के बेटे या उनके जब कपड़े थोड़े पुराने हो जाते थे तो वो ये तू ले ले, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार वो नई वाली शर्ट मिल गई। हमारे लिए वो नई शर्ट होती थी। एक जूता होता था बाटा का जो स्कूल के लिए होता था, तो वो छोटा हो जाता था या फट जाता था। तो माँ बोलती थी कि 4 रुपये ले और मोचे की वजह उसको सिलाई कर ले, है ना। तो वो बोलते नहीं, छोटा हो गया, चलने को नहीं हो रहा। नहीं, और चलेगा, 1 महीना और चला। इसके बाद जब पैसे कमाने शुरू किए तो पहली जगह जो मैंने जो अटैक की, जो बोलते हैं ना पैसों के साथ, वो कपड़ों की दुकान थी। तो मतलब आप वर्ल्ड का कोई भी ब्रांड ले लो और कोई भी प्राइस स्टिकर कोई भी लगा लो उसके ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। अगर चाहिए तो चाहिए। मतलब एक टाइम आ गया, मैं खुद अपना जब अलमारी खोली तब खुद को शर्म आता था कि क्या कर लिया मैंने। 100 तो जूते थे मेरे पास, तो वो किया मैंने। फिर वो भी जो बढ़ास थी, जो बचपन के जो कपड़ों का जो शौक था, जो फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे, वो निकाली पूरी तरह से। आपकी वाइफ के बारे में बताओ ना। सोनाली उनका नाम है ना? सोनाली खरे, मतलब जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। तो कभी कभी ऐसे दिल में आता है कि यार प्रार्थना करके जाते हैं, आज ये मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी मांगता नहीं भगवान से कुछ कि मेरे को ये दो, कि ये चाहिए, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा आपको पता नहीं। तो कभी कभी जो चीज़ नहीं मिलती वो आपके अच्छे के लिए होती है। लेकिन उस मीटिंग में मेरे को लगा ये मीटिंग अच्छी जानी चाहिए, मिले नहीं मिले वो अलग बात है। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, तो मैं ऐसे लगा अब किससे प्रार्थना करूँ। तो मतलब नाना जी मेरे बहुत चाहते थे। फिर मैं सब कंपैरिजन करते गया कि किसका सोल आत्मा जो बोलते हैं सबसे प्योर, शुद्ध और सबसे पावरफुल किसकी है। तो घूम घुमा के मैं फिर लास्ट में फिर सोनाली पे ही आया 1 मिनट सोचने के बाद। तो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, उसके आत्मा के मैंने पैर छुए। मैं बोला मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद। उसका वो लेवल है। आप उसके साथ कोई पार्टी में चले जाओ, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी पार्टी में या किसी प्रीमियर में या ओपनिंग में, जिस तरह से लोग उसके पास ऐसे आके उसको गले मिलते हैं ना, आपके कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं, ये मेरी बीवी है। इतना प्यार से, मतलब कभी होता है आपको लगता है यार मैं बीमार पड़ गया तो 8-10 लोग आएंगे, ये बीमार पड़ती है तो 400 लोग आ जाते हैं। यू नो, आई ऑल्सो फील द सेम थिंग अबाउट माई वाइफ। मेरी Yeah. वाइफ बिल्कुल ऐसे,
इतना गुडविल है, इतनी अच्छी इंसान है, हाँ, मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं भी पैर छूं बीवी का, या रियली, बिल्कुल ऐसे। या तो बेसिकली वो जो करेगा वो करेगा ही हमेशा। या तो आप माथा ऐसी दीवार पे मारते रहो कि ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बोलो वो मुझे अफेक्ट ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल पावर अपने हाथ में रखो। बिल्कुल। आपकी बेटी भी है ना, सुना है, फिल्मों में आ रही है? 2 फिल्में कर चुकी है। अच्छा, कर चुकी है क्या? हाँ, 16 साल की है। अच्छा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मज़ेदार कहानी कि हम लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को उस दिन सोने गया 10 बजे, 2 मिनट के बाद मैंने लाइट ऑन की छोटी वाली। तो मैं बोला अभी कहाँ जाना है? मैंने 1 मिनट, मैं लैपटॉप में गया, कर किया, 10 मिनट के बाद वापस आया। बोला क्या किया? मैंने कल सुबह जा रहा हूँ। बोला कहाँ? बोला उज़्बेकिस्तान। बोला वो कहाँ है? मैंने है कहीं यूरोप में, टिकट देखी मैंने, बुक कर ली। तो मैं 6:30 बजे की फ़्लाइट है। तो मेरा ट्रैवलिंग ऐसे होता है, मतलब लिटरली सुबह को उठता हूँ नींद से, आज कुछ है, कैलेंडर देखा, कल कुछ है, परसों ऐसे देखा, अच्छा ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर दो, निकल गए लंदन के लिए, मेक्सिको के लिए चले गए। तो मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ। तो डॉटर ने इतनी ट्रैवलिंग की है बचपन से लेकर, इतनी ट्रैवलिंग की है, और फिर कोविड आ गया। 2 साल तक, 2.5 साल तक किधर गई नहीं, कुछ नहीं, घर के अंदर बंद। तो एक फ़ोन आया, डॉटर के लिए एक रोल है। तो हम लोग तो ना ही बोल रहे हैं, जब से 2 साल की थी तब से फ़ोन आ रहे हैं। सोनाली की मराठी फिल्म इंडस्ट्री से, मेरे मॉडलिंग कॉन्टैक्ट से, मेरे इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोई ना कोई, या शैम्पू के लिए या एक्टिंग के लिए, या तो हम सबको ना बोल रहे हैं भाई अभी तैयार नहीं है, अभी मतलब नहीं करना। तो ये फ़ोन आया तो उसको भी ना बोल दी। तो सोनाली का कोई फ्रेंड था मराठी फिल्म के लिए, तो बोला नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। उसने बोला देख लो यार, 1 महीने का शूटिंग है, लंदन में है। तो जैसे ही लंदन बोला, सनाया वहाँ बैठी थी, ऐसे देखा मेरे को, बोला डैड। मैं बोला यार अभी जा कर ले। तो 1 महीना जाके लंदन में, कोविड के बाद उसने शूटिंग की, फिर वापस आई। फिर मेरी वाइफ सोनाली ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था माई लेक। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि एक यंग 16 साल की लड़की है जो लंदन में पली बड़ी है, थोड़ी मॉडर्न है एकदम, तो और उसकी और मदर का रिलेशनशिप। तो सोनाली प्लेड द मदर, सनाया प्लेड द डॉटर। उसके लिए तो उसको इस साल 3-4 अवार्ड तो मिलने ही मिलने हैं। मतलब मैं वो फिल्म देख देख के 6 बार देख चुका हूँ, और 6 बार रोया हूँ। उसने जो एक्टिंग की है, जो मेरी डॉटर ने जो एक्टिंग की है, वो आप देखने लायक तो है, उसके खून के अंदर ही। अब क्या करेंगे। आपने सनी लियोनी के पिताजी का किरदार निभाया, कियारा आडवाणी के पिताजी का किरदार निभाया इन शेरशाह। टेल मी अबाउट दोज टू एक्सपीरियंसेस। क्या था वो होल प्रोसेस, माहौल कैसे था, इन लोगों के साथ काम करके कैसा लगा? गुरुशा कपूर धूप में बैठी थी साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा था, पर्स उनके हाथ में बटुआ था, ऐसे रखा था। मैं वहाँ खड़ा था दूर, बहुत धूप थी एकदम, मतलब गर्मी भी थी और धूप भी थी, लेकिन शॉट देना था तो ऐसे खड़ी थी। सनी लियोनी के साथ उसका बॉय था, उसके पास बहुत बड़ी छतरी थी। तो उसने बॉय को देखा, बोला जाओ गुरुशा कपूर के पास जा। सनी ने बोला? सनी ने बोला हाँ। तो फिर वो छतरी ली उसने, और गुरुशा को रियलाइज़ भी नहीं हुआ, ऐसे खड़ी थी। तो छतरी आ गई तो उसने छतरी नीचे, हाथ नीचे कर लिया, फिर खड़ी हो गई। तो मैं शाम को बोला फिर गुरुशा को, मैंने भैना तेन पता है होया कि सवेरे? बोलती की होया? मैं तो इस तरह खलोती हुई थी और सनी सॉ यू एंड हाँ हाँ। तो ये आदमी के अंदर एक, कुछ लोग होते हैं कि चंदा देते हैं 1 करोड़ रुपए का, फिर टीवी पे डालते हैं, न्यूज़ में आता है कि ये बड़ी चेक साथ के मैंने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वो चंदा ना के बराबर है। आप कोई अच्छाई करो और किसी को दिखे भी ना, वो आदमी आपको पता चलता है कि कितने पानी में और कितनी डेप्थ है उसकी अच्छाई में। तो सनी ऐसी है, दैट्स हाउ सनी। तभी एक एग्जांपल में आपको पूरा समझ में आ गया कि व्हाट अ ग्रेट सोल, व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही नहीं, वो कहाँ से कहाँ चली गई, वो आज किधर है सनी लियोनी। तो कुछ तो कर्म के भी फल होते हैं ना। और कियारा तो लाइक मतलब एक हीरा होता है ना, हीरा। आपके सामने कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं यार भगवान ने ऐसे भी लोग बनाए। कियारा एंड सिद्धार्थ बोथ लाइक दैट, मतलब बड़ा परफेक्ट कपल इट। मेरे को जिस दिन पता चला है दोनों शादी कर रहे हैं, मैंने इतनी ब्लेसिंग भेजी उनको, मैं लाइक खुश रहो यार दोनों, ब्यूटीफुल कपल, ब्यूटीफुल। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कियारा सिद्धार्थ के साथ? 2-3 दिन की शूटिंग थी, तो कोई इंसिडेंट के लिए चांस ही नहीं मिले, लेकिन जो भी इंटरेक्शन था, जितने भी सीन हुए,
जो उसका प्रोफेशनलिज्म है, जो उसकी एक क्राफ्ट है, जो उसका एक एक्टिंग का स्किल है, एंड हाउ हम्बल शी इज, अमेजिंग. सिद्धार्थ सेम, ब्यूटिफुल, लाइक हीरा है एकदम. एक मतलब जेन्युइनली एज अ ह्यूमन बीइंग आप बोलो, एक नंबर का हीरा है. एक वो और एक मेरा दूसरा बेटा करण कुंद्रा. करण कुंद्रा ने मेरे साथ एक शो किया था, दिल्ली तो है. तो सेम करण कुंद्रा भी, जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो आदमी है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसकी एक ह्यूमिलिटी है, जो उसका इंटेलिजेंस है. करण कुंद्रा का इंटेलिजेंस अगले लेवल का ही है. एग्जाम्पल दीजिए ना. बहुत ही गंदा एग्जाम्पल. चलिए दे दीजिए, चलेगा. तो मैं करण के पास गया, बोला पुत्र मैंने एक गाल दसी. बोला क्यों यार पापा जी. मैं बोला यार मैनू 2 ऑफर आए हैं रोल. एक है जिसमें मैं एक मराठी फिल्म में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगेगा पूरे बॉम्बे में, मेरा फोटो लगेगा बीच में. एक वो है, और एक नेटफ्लिक्स का शो है जिसका नाम है बाहुबली. तो उसमें एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है मेरे को. तो क्या करना चाहिए. बोला क्या डैडी क्या पूछ रहे हो आप. नेटफ्लिक्स करना चाहिए. मैंने तो ना बोल दी उनको. मेरे पैर पे गिर गया. मैंने पैर पकड़, बोला सर उनको बोलो मेरे से गलती हो गई, मेरे को आपका रोल करना है, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, आप फ़ोन करो. मैं बोला ठीक है करता हूँ. बोला नहीं मैं उठूँगा नहीं जब तक आप फ़ोन नहीं करोगे. तो बोलने का मतलब कि इतना, एक तो इंटेलिजेंस इतना है उसका, और इतना अमेजिंग आदमी है वो. मैं जब तक फ़ोन नहीं किया मेरे पैर पकड़ के बैठा. ये आप राजमौली वाली बाहुबली की बात कर रहे हैं. आप इनिशियली ना कहने वाले थे और कह दिया आपने. ना कह दिया क्योंकि वो क्लैश हो रहा था इस फिल्म के साथ. और मैं बोला फिल्म होता है यार, और ये तो नेटफ्लिक्स का शो है, मतलब मेरे से नेटफ्लिक्स का शो है, तो क्या करना है, मतलब छोड़ो मैं फिल्म करता हूँ. तो मैंने ना बोल दी. लकीली उसी दिन करण के साथ शूटिंग थी मेरी. तो जैसे ही पूछा उसको मैंने, वो मेरे पैर पे गिरे. बोला सर आप प्लीज़ उनको फ़ोन करो. तो आपने फिर फोन किया और क्या मैं कर रहा हूँ. फिर की बाहुबली की शूटिंग 2 साल की. उसमें एक्चुअल में मेरा मेन रोल था. आई वाज प्लेइंग सोमदेवा. 2 साल शूटिंग हुई हैदराबाद में. और 2 साल शूटिंग के बाद जब नेटफ्लिक्स ने वो शो देखा, नेटफ्लिक्स इन ऑल इट्स डिवाइन विजडम एंड इंटेलिजेंस डिसाइडेड टू स्क्रैप द शो. तो वो शो फिर रिलीज ही नहीं हुआ. लेकिन बाहुबली पार्ट 3 होने वाला था. इट वाज वेरी बिग शो. कुछ आई थिंक 80 करोड़ रुपए लगाए थे उन्होंने 2 साल उसको शूट करने में. और मेरा, आई एम रिपीटिंग, आई हैड द मेन रोल इन दैट. तो पैसे खर्च हुए, शूटिंग हुई 2 साल की, और फिर स्क्रैप हो गया. व्हाई. Netflix was not happy with what they had imagined the show to be and what it turned out to be. Netflix had some kind of a reservation. क्या फिर आपने 2 साल दे दिए. बीच में मेरी एक अच्छी बहुत बड़ी फिल्म भी गई बिकॉज आई वाज शूटिंग. तो साहो के लिए फ़ोन आया था, और जब फ़ोन ही आया तो बोला सर आप फ्री हैं. बोला किसके लिए. बोला इटली में शूटिंग है, लंदन में शूटिंग है, और एक और कंट्री. बोला भाई 3 जगह शूटिंग है, आपका रोल प्रभास के साथ है, आप फ्री हैं. मैं बोला कभी है शूटिंग. तो वही डेट बाहुबली के दिए थे. तो बोला नहीं फ्री तो नहीं हूँ भाई. तो बिकॉज आप बाहुबली के लिए शूट कर रहे थे, आपने साहो छोड़ दिया. दोनों नहीं हुई फिर. हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट. तो मेरी लाइफ की एक फ़िलॉसफी जो शुरू से रही है वो ये है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा. तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हॉलीवुड के एक डायरेक्टर आए. प्रोजेक्ट का नाम था आश्रम. अब आश्रम में मेन रोल किसका होगा, आश्रम के गुरु का होगा. हाँ. तो उस समय मेरी बहुत ऐसी लंबी दाढ़ी थी खुद की, सिया के राम करके, इमीडिएटली बात की बात है. तो मेरे को मिले, तो बोला गुरु के रोल के लिए मेरे को गुरु ही मिल गया. बिकॉज दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन रशिया, चाइना, यूरोप. आई हैड लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लिटरली. तो इसे एक्टर ढूंढ रहा था, मेरे को तो गुरु ही मिल गया. मेरे को मतलब मेरी लाइफ, आई एम सो हैप्पी. ही केप्ट हगिंग मी, ये वो. तो फिर जब 1-2 घंटे हो गए, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली. बोला अभी आई एम गोइंग बैक टू यूएस विथ माई स्टूडियो एंड वी आर गोना फाइनलाइज यू. तो मेरे को बोलते हैं आर यू हैप्पी. मैंने व्हाट डू यू मीन. Hollywood is so big for you. I said, I'm sorry, but I'm already happy. I don't need any big movie to make me happier.
And I mean, I'm not, I don't want to demean the whole thing, but for me, everything is fine. Everything is good. So if I get this movie, I'm happy. If I don't get it, I'm equally happy. It doesn't change my life. But are you crazy, man? अच्छा, फिर वो हॉलीवुड गया वापस. वहाँ पे उनका ये हुआ कि जो गुरु था उसकी स्टोरी के हिसाब से ये डाइड अ नेचुरल डेथ. अभी ये 8 साल पुरानी बात है, तो यू कैन इमेजिन हाउ आई वाज लुकिंग देन. बोला दिट वाज लाइक अ नॉट मैचिंग विद दैट पर्टिकुलर, तो दे कास्टेड समबडी एल्स. तुमको नहीं मिला वो. बट बात वही होती है कि आप अगर, जैसे कि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, द बैंक्स कोलैप्स एंड आई लॉस्ट लिटरली 80% ऑफ एवरीथिंग आई हैड मेड माय होल लाइफ. 80%. तो माय बेस्ट फ्रेंड वर लाइक, व्हाई यू नॉट डिप्रेस्ड? देखो यार, टेंशन नहीं है, देखो दुख नहीं हो रहा है, तेरे इतने पैसे करोड़ों रुपए तेरे चले गए. मेरा देखो भाई, आप लोग जब पैसे कमाते हो तो नाचना शुरू कर देते हो कि यार लॉटरी लग गई है, इतने पैसे कमा लिए. जब मैं कमा रहा था तो मैंने नाचना शुरू नहीं किया. तो इसके लिए जब मैंने गंवाया तो मेरे को रोना भी नहीं आ रहा. मेरे लिए सब इक्वली है, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो ठीक है, जो जा रहा है वो ठीक है, सब ठीक है. लाइफ आपकी एक्सपीरियंस ही है. आप कितना एक्सपीरियंस जमा कर सकते हो, आपकी लाइफ वो है. जो मैंने आपको शुरू में बोला था इंटरव्यू के, कि योर कॉन्शियसनेस ओनली वांट्स टू एक्सपैंड. फॉर दैट whatever ingredients, whatever masala you can put in, you put in. Nourish your soul. That's your life purpose. आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी की थी Yeah. जी. क्रैक वेयर यू वर द मेन विलन. Yeah. ये दोनों फिल्में नहीं चली, हाँ. है ना. डू यू फील दैट दीज फिल्म्स वर गुड फिल्म्स? कभी कभार एक्टर्स होते हैं ना, वो एक प्रोजेक्ट करते हैं, उनको मालूम है व्हाइल द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, उनको मालूम है कि यार ये थोड़ा डामाडोल वाला है, बट दे डू इट बिकॉज दे कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट. आपको मालूम था कि ये फिल्में नहीं चलेंगी अंदर इंस्टिंक्टिवली, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है. I can't tell you how proud I am of Crack. Of your And instincts how- or the film? No, I never had instinct whether the film will do well or not. I'll be honest with you. I never thought about it. See, these kind of things, these kind of situations in life, you always do. I've always said, do not get attached to the consequence of your actions. आपका कर्म जो है, आपको वो करना है, वो करना है, वो करना है. उसका फल मिले नहीं मिले, वो फल सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, सड़ जावे, वो अलग बात है. आपको जो करना है वो आपको करना है. यू डोंट गेट अटैच्ड टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन. तो जब मैं ये फिल्म करता हूँ, जब मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, जब मैं कुछ भी करता हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा उसके साथ मेरे को कोई अटैचमेंट है ही नहीं. आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. आई लव्ड डूइंग क्रैक. विद्युत जामवाल एज ए ह्यूमन बीइंग इज नेक्स्ट लेवल. आई मीन इट. मतलब ही इज लाइक, मतलब तुम आदमी क्या हो यार. सच अ जेन्युइन प्योर सोल ही इज, कि आपको ऐसा आदमी दूसरा आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा आपको. इमेजिन. एंड आदित्य दत्त डायरेक्टेड मी फॉर करणजीत कौर. वी हैड अ रेपो. director actor repo we had. विद्युत जामवाल आई डिड IB-71. आई वॉज प्लेइंग द को पायलट. बहुत सारे दिन हम लोग साथ में थे. वी बिकेम फ्रेंड्स. दे वर मीटिंग टू डिस्कस द मेन विलन फॉर क्रैक. दे वर थिंकिंग संजय दत्त को लेवे, अनिल कपूर को लेवे, इसको लेवे, बिकॉज इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट, बिग बजट. पता नहीं दोनों में से एक ने पूछा विजय आनंद. एक सेकंड में आई वॉज कास्टेड. 7 दिन के बाद आई वॉज इन पोलैंड. वो साहब बैठे हैं साथ में, तो आदित्य तक बोलते हैं, सर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आई सेड व्हाट? आई थिंक फॉर दिस रोल इफ यू शेव्ड योर हेड इट विल सूट यू अ लॉट. 15 मिनट के बाद मैं वापस आया शेव करके. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. तो यू कंटिन्यू द लुक उसके बाद? यू लाइक्ड इट? आई लव इट नाउ. आई मीन द थिंग इज, इट जस्ट हैपेंड. इट जस्ट लाइक एवरीथिंग जस्ट फ्लो. 7 दिन के बाद पोलैंड में जाके आई एम शूटिंग फॉर क्रैक. ग्रेट एक्सपीरियंस. बड़े मियाँ छोटे मियाँ? बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दे कॉल मी, दे सेड ये रोल है. अच्छा, मेरे को नहीं करना. यू रिफ्यूज्ड इट? I said, I've stopped doing cameos and IRM, GARM, 1 scene, 2 scenes, I've stopped. कितनी भी बड़ी प्रोजेक्ट हो, कितना भी बोलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर फ़ोन करता है ना, सर एक सीन है लेकिन ऐसे यार नहीं करना. मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो उसमें क्या हुआ, बोला नहीं ये तो आपको लॉक कर ही दिया, आपको ये करना ही पड़ेगा. तो फिर मैंने पैसे ऐसे मांगे. मेरे को दिलीप ताहिल, एक बहुत अच्छी, मेरे को, हम लोग बैठे थे रात शाम के टाइम व्हेन वी वर शूटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर Disney Hotstar. So we were sitting together. He said, Vijay,
देखो लाइफ में एज एन एक्टर एक ही टाइम पैसा मिलेगा। बोला कब? बोला जब तक को वो रोल नहीं करना। तो वो डिस्कशन हो चुका था मेरा दिलीप के साथ। तो यू वोंट बिलीव, वो 2 दिन के काम के लिए मेरे को इतने पैसे मिले विच वॉज मोर देन माई एंटायर फिल्म फॉर क्रैक। यू अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाई आई डिड इट। आई मीन आई हैव नो अदर इवन अभी जैसे कि मैं बोला कास्टिंग डायरेक्टर फ़ोन करता है तो आदि पुरुष के लिए फ़ोन आया विकी सिदाना का, सर ना नहीं बोलना। ऐसे फ़ोन मैंने फ़ोन में लाया, बोला सर ना नहीं बोलना। मेरे को नहीं करना। बोला सर बात तो सुनो सर। बोला मेरे को नहीं करना। बोला एक बात सुन लो, खाली सुन लो, खाली सुन लो। मतलब बोला फिल्म आपसे शुरू हो रही है, ओके रावण आपके सामने, ये एक्सप्लेन द वर्ड, ठीक आप मेरे पे विश्वास करते हो, यू ट्रस्ट मी, आई लव यू। बोला कर लो प्लीज़। ठीक है। जैसे अगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पे अक्षय एंड टाइगर विट ऑल आउट प्रमोटिंग द फिल्म, एंड ऑब्वियसली अक्षय की फिल्में बैक टू बैक नहीं चल रही है, एंड पीपल आर सेइंग क्योंकि वो वॉल्यूम काम कर रहे हैं, 5 पिक्चरें कर रहे हैं साल के, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू हिम, ओवर एक्सपोजर हो रहा है। आप अग्री करते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। You see, there are 3 graphs in a human being life. The graph of success, the graph of relationships, and the graph of wealth. So there's relationships, health, and wealth. ठीक है, 3 ग्राफ होते हैं। तो वो लाइफ आप मैं कोई भी हो, किसी के भी 3 ग्राफ ऊपर नहीं जाते। एक ग्राफ कभी कभी 2, कभी कभी 3 नीचे जाते हैं, लेकिन तीनों एक साथ ऊपर नहीं जाते। तो एक आदमी का जो एक करियर जो होता है वो हमेशा ऐसे हो ही नहीं। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, आपको मालूम नहीं ABCL में क्या हुआ था? ऑफ कोर्स। हाउ मच ही लॉस्ट? ही वाज रिटन ऑफ एट दैट टाइम, राइट? सी वेयर ही इज नाउ, ही रोज लाइक अ फीनिक्स। तो किसी भी आदमी को आप राइट ऑफ मत करो। कि किसी का भी एक पीरियड होता है, वो मालूम क्यों होता है? हम लोग उसको बोलते हैं 7.5, लेकिन 7.5 इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इन योर लाइफ। आपको मालूम है? मेरे साथ है ना 7.5 हुआ है। तो आपको 7.5 में जो सीख मिलती है वो आपको जगा देती है। इट लिबरेट्स यू, इट काइंड ऑफ वेक्स यू अप। मेरे साथ जो हुआ, जो 2008 में मेरी 7.5 थी, बट टुडे व्हाट आई एम एज अ योगा टीचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट आई हैव, आई एम जस्ट इन्वाइटेड टू ओस्ट्रावा, चेक रिपब्लिक, प्राग में एक इवेंट होता है जहाँ पे 50,000 लोग आते हैं। आई जस्ट गॉट द इन्विटेशन। मतलब यू हैव टू बी टीचिंग फॉर, you don't get that kind of invitation for any teacher. Why it happened to me? Because of 2008. वो 7.5 की वजह से हुआ ना। 7.5 में पैसे जाते हैं लेकिन सीख मिलती है, तो वो सीख लो ना यार, एंजॉय करो उसको। थैंक यू सो मच कि आप आए, एंड विजडम्स बहुत ले गया मैं अपने साथ। जब आप बात कर रहे थे मुझे मेरे मोमेंट्स मेरे लाइफ में भी आ रहे थे। ठाक आपने ये बोला 2008 मुझे भी याद आ गया। यू नो मैं एक टाइम पे 10 वॉइस ओवर करता था दिन में, 2008 में 10 लिटरली वॉइस ओवर्स पे लॉट ऑफ मनी। सडनली 2008 में मेरा एक वॉइस ओवर आ गया और मैं सोता था घर में, एंड माय मदर केम फ्रॉम बैंगलोर, माय मदर सेड सब देखो सोता ही रहता है। सो शी टोल्ड मी फ्रॉम टुमारो यू गेट आउट ऑफ द हाउस, तो 10 बजे निकल, तो 8 बजे आएगा, मैं पैक कर दूंगी खाना, बट यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक होम नाउ, व्हाट यू डू आउटसाइड तू कर। सो आई यूज्ड टू सिट बिलो दिस बिल्डिंग ओनली एंड आई यूज्ड टू मेक कॉल्स कि यार मुझे वॉइस ओवर करना है, मुझे ये करना है, एंड आई यूज्ड टू डू दैट एंड कम बैक, एंड इट चेंज्ड, एंड फ्रॉम दैट ईयर टिल टुडे नो लुकिंग बैक। बट आई लर्न वन थिंग, मैं बिंदास काम के लिए फ़ोन भी करता हूँ अभी भी, बिंदास अगर मन लगे तो करता हूँ, बट यस ये मोमेंट्स आते हैं, you analyze yourself and you go all out. So thank you so much, and चाहे जो भी हो लाइफ में, be happy, Zen mode. Thank you. Thank you so much. Thank you, Satnam. Thank you.